नमस्कार, मैं दीपक आप सबका स्वागत करता हूं रेड एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका एक सीरीज स्टार्ट किया था और अभी तक हम 100 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो आज ये उसी सिलसिले में 5th वीडियो है और आज 100 के आगे के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। जैसे ये जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग और मैथ्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि एक सीरीज हमें दिया हुआ है और इसमें आगे मतलब जस्ट नेक्स्ट बात नहीं, इसमें आगे इन चारों ऑप्शन में जो नंबर दिया है उनमें से कौन सा नंबर आगे आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, 6 से डिवाइड करने पे, 6 से भाग देने पे वो क्या है, एक कम है। वैसे ही 11 जो है इसको भी जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, 2 से पूरा पूरा कट जाता, 6 मतलब 12 होता तो, लेकिन यहाँ पे 11 है यानी कि एक कम है। वैसे ही 24 जो है ये भी 6 से डिवाइड होने में एक कम है, यानी कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो कि क्या हो, 6 से डिवाइड होने में एक कम हो। ठीक, तो 305 को चेक करते हैं। 305 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में 30 चला जाएगा, बचा कितना, 5। ठीक, एक नंबर और रहता मतलब 306 रहता तो ये पूरा पूरा कट जाता एक बार में और, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूरा कटने में एक कम है और ये नंबर जितने भी थे वो भी पूरा कटने में एक कम हो रहे थे। तो जो हमारा ये 305 है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर हम 307 को देखें तो 307 को जब 6 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 6 से मतलब 5 बार में तो 30 चला गया और एक बार में कितना आया, मतलब 7 है तो 6 चला गया, लेकिन इसमें एक बच रहा है और हमें क्या चाहिए, जो पूरा पूरा डिवाइड होने में एक कम रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, 307 में एक बढ़ रहा है तो 308 में कितना होगा, 2 बढ़ेगा और 309 में कितना होगा, 3 बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, एक कम आ रहा था, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 10,000 रुपए का 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज छमाही है, दे है, धन निकालना है हमें, यानी कि पी निकालना है। ठीक, कह रहा है कि जैसे ए निकालना है हमें, यहाँ पे कह रहा है कि पी दिया हुआ है 10,000 और इसमें जो ब्याज लग रहा है वो कितना है, 10% प्रति वर्ष, यानी एक साल के लिए 10%। लेकिन आगे नीचे एक और टर्म दिया हुआ है कि जो ब्याज है वो क्या है, छमाही है, यानी कि हर 6 माह पे ब्याज लगता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं ना हम, कि जैसे 10% प्रति वर्ष है, 10% एक साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए कितना होगा, 6 महीने के लिए इसका आधा यानी कि कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 5% ब्याज लगेगा। और 1.5 वर्ष कह रहा है ना, तो 1.5 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष में कितना बार 6 महीना आएगा, तो ये आएगा 3 बार। ठीक है, यानी कि 3 बार 5-5% के रेट से हमें क्या करना होगा, ब्याज देना होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। जैसे 5% बढ़ेगा ना, यानी कि 100 रहता तो वो कितना हो जाएगा, 100 से वो 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पी दिया हुआ है यानी कि 10,000 इंटू ये एक साल में 105% हो जाएगा, फिर दूसरे साल में भी 105% हो जाएगा और तीसरे साल में भी 105% हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम 1 2 3 4 यहाँ से हम 0 हटा देते हैं। अब 105 को 105 से यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट अगर हम कटा भी दें तो आगे चल के मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 105 इंटू 105, तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे 501, यानी कि ये हो गया 5 2 0 1 1, यानी कि 11,025। अब 11,025 को फिर कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 105 से, तो 105, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 5 हो गया, 10 2 12 का 2, ठीक, सॉरी 1,
5 और यहाँ पे भी 5, ये हो गया 0 0 0 0 0 और ये 5 2 0 1 और ये हो जाएगा 5 2 6 7 5 1 और 1। ठीक है, यानी कि ये ऊपर कितना आया 11 57 625 और नीचे कितना है 100। ठीक है, अब यहाँ पे डबल जीरो है ना, यानी कि ऊपर से 2 नंबर छोड़ के हम क्या करेंगे यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1157.625। ठीक है, यानी कि जो ए होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपए है, दुकानदार इसे 3696 में बेचता है, तो छूट प्रतिशत है। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो कितना रुपए का छूट दिया गया है उस मतलब हम निकालेंगे इसको माइनस करके, उसके बाद देख लेंगे कि वो कितना परसेंट है, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे ये निकाल लेते हैं कि ये जो 3696 है ये 4200 का कितना परसेंट है। तो 4200 नीचे आ जाएगा, जिससे कंपेयर करते हैं हम वो नीचे रहता है, और परसेंटेज के लिए हम क्या लिखेंगे 100। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 21 और ये 18 और 48, फिर ये 3 से 7 बार में और ये 616। अब 7 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, 7 से 8 बार में 56, यहाँ पे बचा 5 और फिर 8, यानी कि ये कितना आ रहा है 88%। ये कितना होगा 88% होगा। ठीक है, यानी 3696 जो है वो 4200 का कितना परसेंट है 88%। रहना कितना चाहिए था 100%। ठीक, अब 100% ना रह के ये कितना है 88%, यानी कि कितना का कमी है इसमें 12% का कमी है, तो 12% इसको क्या किया गया है छूट दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। ये बीच में रीजनिंग का एक क्वेश्चन आ गया है, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कितना जोड़ा गया है 3, यहाँ पे 5, वैसे ही यहाँ पे 7, यहाँ पे 17 9 और यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 11, यानी कि अगला जो नंबर आएगा उसमें हम कितना जोड़ेंगे 13, तो 37 और 13 जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC और PQR जो है वो क्या है, जिसमें BC तथा PQ और एंगल C और एंगल Q ये दोनों क्या है सेम है। जैसे यहाँ पे हम 2 ट्रायंगल लेते हैं, ये हो गया ABC और ये क्या है PQR। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें BC यानी कि ये वाला साइड जो है PQ के बराबर है और एंगल C ये वाला एंगल Q के बराबर है। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड से क्या है सर्वांगसम है। ठीक, तो ये कब साइड एंगल साइड से सर्वांगसम होंगे, ठीक है, हमें यही पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि साइड एंगल साइड से अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 साइड हमें देखना होगा और उसके बीच का जो एंगल होगा उसे देखना होगा। जैसे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल C और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है एंगल Q, तो एंगल C किसके किसके वजह से बन रहा है, एक तो BC के वजह से और AC के वजह से। ठीक, और यहाँ पे एंगल Q किसके वजह से बन रहा है PQ के वजह से और QR के वजह से। तो ये साइड एंगल साइड से सर्वांगसम तभी होंगे जब इन दोनों मतलब ये जो कोण है और ये कोण है, ठीक, ये तो बराबर दिया ही है, और ये जो साइड है ये हमें दिया है बराबर, और PQ हमें ये भी बराबर दिया है। तो साइड एंगल साइड से ये सर्वांगसम तभी होंगे जब AC यानी कि ये वाला साइड QR के बराबर हो, AC जो हो वो QR के बराबर हो। ठीक है, तभी ये क्या होगा सर्वांगसम होगा, क्योंकि एंगल जो है एंगल जिस जिस साइड से बन रहा है वो भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महेश ने 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दोगुनी होती है तो 20 वर्षों बाद उसे कितनी रकम मिलेगी। ठीक है, इसके पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज में
जो पैसा दो गुना या फिर चार गुना बोला जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष में क्या हो रहा था, दो गुना। 5 वर्ष में क्या हुआ, दो गुना। दो गुना का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 1, दो गुना हो गया। ठीक, तो ये क्या होगा, 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 2 4 गुना हो जाएगा। 15 साल बाद कितना होगा, तो ये होगा 2 का पावर 3 यानी कि 8 गुना हो जाएगा। और हमसे कितना पूछा है, हमसे पूछा गया है 20 वर्षों बाद वो रकम कितनी होगी। तो 15, उसके बाद 20 साल बाद ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 to the power 4 यानी कि 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अब हमें दिया कितना है पैसा, हमें दिया है 12,000। ठीक है, तो 12,000 इंटू 16। ठीक, जब इसको हम मतलब ये 12,000 जो है अपने आप का कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 दूनी 32, 3 16 और 3 19 यानी कि 192 और 000। तो 192 000 जो डी होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसके पहले भी मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में जैसे 5 साल में 2 गुना हो रहा है, 10 साल में फिर 2 गुना होगा, 4 गुना हो जाएगा, फिर 2 गुना होगा, 6 गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। कितना करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा, यानी पावर जैसे 2 to the power 5 होगा, फिर 2 to the power 6 होगा, इस तरह से ये ग्रोथ करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है, निम्नलिखित परिणाम आते हैं। चित कितना बार आ रहा है, 17 बार, और पट कितना बार आ रहा है, 23 बार। तो सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्रायिकता क्या है, यानी चित एक बार उछाला जाए तो चित आने का क्या प्रायिकता होगा। तो चित आ कितना रहा है, 17 बार, और टोटल कितना बार उछाला जा रहा था, तो 40 बार। तो यही हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 17/40। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है 80 रुपए, यदि उसे 72 रुपए में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या है। 80 रुपए था, 72 रुपए में बेचा जा रहा है, कितना का छूट दिया जा रहा है, 8 रुपए का। अब 8 जो है वो 80 का कितना परसेंट है, तो 10% है। डायरेक्ट हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आपको सॉल्व करना है तो देख लीजिए 8 रुपए का छूट मिला है, और कितना पे, 80 रुपए पे, तो 100 रुपए पे कितना, तो ये कितना होगा 10 बार में, और ये फिर 10, यानी कि 10% हमारा आंसर होगा। ठीक, इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4,000 की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच क्या अंतर होगा। तो इसके पहले भी मैंने 2 साल के लिए 2 साल के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस बताया था, और वो कितना होता है, सीआई मतलब 2 साल के लिए हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर, R/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो P हमें दिया है 4,000, R कितना कह रहा है, R है 5%, तो 5/100 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20। अब ये हो जाएगा 4,000 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर 400। ठीक, यानी कि ये कितना बार में कटेगा, 10 बार में, यानी कि 10 रुपया जो होगा वो हमारा क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, क्या है कि 2 वर्ष के लिए अगर हमें सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है CI माइनस SI इक्वल्स टू P इंटू R/100 का स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1250 रुपए की राशि 2 वर्ष में 1800 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यहाँ पे हमसे रेट पूछा गया है, तो चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पे 1250 था और ये कितना हो जा रहा है, 1800 हो जा रहा है, यानी कि हम ये लिखेंगे कितना, 1800 बराबर कितना टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 साल। तो ये हो जाएगा P यानी कि 1250 इंटू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर, यानी कि टाइम जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कितना,
1800, इसको हम इधर ला देते हैं तो ये आगे डिवाइड करेगा 1250 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 36 बार में और ये 5 से 25 बार में, यानी कि हम लिख सकते हैं 36/25 जो होगा वो बराबर होगा 1 प्लस आर बाई 100 के स्क्वायर का। अब यहाँ पे जब हम स्क्वायर हटाएंगे ना तो ये इधर क्या होगा, इस साइड रूट चढ़ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा रूट में 36/25 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, अब ये 36/25 कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 6/5, 6/5, ये कितना होगा 6/5 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, तो हमें r का वैल्यू निकालना है, तो चलिए इसको निकालते हैं। ये हो जाएगा 6/5 माइनस ये जो 1 है ना, इसको हम इधर ला देते हैं, तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू r बाई 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 5, तो 6 माइनस 5 यानी कि 1/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/5 इक्वल्स टू r बाई 100। ठीक है, और इसको हम यहाँ से जब r निकालेंगे तो r इधर ही रह जाएगा, यहाँ पे 1/5 है और ये आके इधर मल्टीप्लाई कर देगा 100 से, यानी कि ये कितना हो गया 20, यानी कि जो r आएगा हमारा वो कितना आएगा 20% आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक खिलौने पर 12% छूट देने पर उसे 308 में बेचा जाता है, खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। यानी कि 12% जब छूट दिया जा रहा है, यानी कि वो 100% के फॉर्म में था और 12% छूट दिया गया, इसका मतलब वो कितना हो गया 88% हो गया। मान लेते हैं खिलौने का मूल्य कितना है x रुपए, तो x का ठीक है, x का जो 88% है वो कितना के बराबर है, वो है 308 के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा 308 इंटू 100/88। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 से ये 22 बार में और ये 4 से 7 28, 2 बचा और फिर 7 77 आया, फिर 11 से ये 2 बार में और ये कितना 7 बार में और फिर ये 50 बार में, और 50 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 350 रुपये हो जाएगा, यानी कि ये जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर है तो वो त्रिभुज अवश्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये हमेशा समकोण होगा। क्यों, चलिए देखते हैं इसको। जैसे एक हम समकोण त्रिभुज बनाए तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमेशा ये कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री होगा तो ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, यानी कि इन दोनों को मिला के कितना होगा 90 डिग्री होगा, यानी कि ये 45 और ये भी कितना 45 डिग्री। ठीक है, और वही हमसे पूछा गया था कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण, ये वाला कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है, यानी कि शेष दोनों कोण, ये कोण और ये कोण के योग के बराबर है, तो इसमें कौन सा कोण होगा, तो हमेशा याद रखिएगा समकोण त्रिभुज, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये 52 यहाँ पे नहीं है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 10 मीटर 10 मीटर और 10 मीटर, मतलब एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना है 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर। इसमें सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगा। अगर एक रूम है जिसका लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर और उसका हाइट कितना है 5 मीटर, तो उसमें हमें अगर रॉड रखना है तो उसको हमें कैसे रखना होगा, डायगोनली रखना होगा, और डायगोनली यानी कि विकर्ण के रूप में रखना होगा। और यहाँ पे जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम वैल्यू रख लेते हैं। लंबाई कितना है, लंबाई है 10, यानी 10 का स्क्वायर 100, चौड़ाई कितना है, ये भी 10, यानी कि ये भी 100,
और ऊंचाई कितना है, तो 5, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना हो गया, रूट अंडर 225। अब रूट अंडर 225 किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है 15 का, यानी कि उसमें जो सबसे लंबा रॉड आएगा उसका लंबाई कितना होगा, तो वो होगा 15 मीटर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, यानी कि एक हम समचतुर्भुज बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक जो भुजा है, ये जो भुजा है मान लेते हैं ये कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। ये वाला विकर्ण हम मान लेते हैं ये कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे इसके पहले भी हमने समचतुर्भुज का एक क्वेश्चन पढ़ा था, वहां पे मैंने बताया था कि इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं, तथा यहाँ पे ये कितना डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं, तो ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये कितना है, 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हो गया कितना, 12, और ये भी कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 12, ये हो गया 20। तो हम क्या करते हैं, ये वाला साइड निकाल लेते हैं, ये वाला साइड हम निकाल लेते हैं। ये यहाँ पे जो होगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पे जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें ये जो विकर्ण कर्ण है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, और ये जो लंब है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये जो आधार है इसका वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कितना होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। तो हमें आधार स्क्वायर अगर निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, और आधार सिर्फ निकालना हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर रूट चढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण हमें कितना दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस लंब कितना है 12, यानी कि ये कितना होगा 144। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 44 यानी कि 256, कितना हो जाएगा 256, और 256 किसका स्क्वायर है, तो ये है 16 का, ये क्या है 16 का। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, यानी कि ये भी 16 होगा, और ये विकर्ण इसका आधा है तो ये भी कितना होगा, ये भी हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक जो विकर्ण था इसका वो 24 सेंटीमीटर था, तो दूसरा कितना होगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है कि उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी कि इन दोनों के विकर्ण में हम मल्टीप्लाई करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1/2, d1 कितना है, तो ये है 24, और d2 कितना आया, ये आया हमारा 32। ठीक, तो इसको हम जब कटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, उसमें 64 जोड़ देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 384 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एक की विकर्ण एक दूसरे को बराबर हिस्से में काटती है, दूसरा कि ये दोनों एक दूसरे पे कितना का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और यहाँ पे ये जो ट्रिगो में हम पढ़ चुके हैं क्या कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो 1 से 6 होता है उसमें अंक, अब कह रहा है विषम कितना होगा, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, यानी कि 3 अंक जो है वो विषम है। तो यहाँ पे हम इसका प्रायिकता कैसे निकालेंगे, 3 है
विषम और टोटल है कितना 6, और इसको जब हम कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक हॉल का फर्श आयताकार है। जैसे एक फर्श है वो हॉल का, वो कैसा है, आयताकार। अब आयताकार है तो इसमें जो लंबाई दिया हुआ है वो कितना है 45 मीटर, और जो चौड़ाई है वो कितना है 36 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि हॉल के फर्श को कवर करने के लिए 6 मीटर और इंटू 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता है। जैसे हम इसमें अगर एक कारपेट लगा दें जो कितना है 6 मीटर 5 मीटर का, तो ऐसे ऐसे कितने कारपेट लगेंगे। ठीक, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले फर्श का एरिया निकालना होगा और एक कारपेट का यानी कवर का एरिया निकालना होगा। ठीक है, और उसको एक दूसरे से डिवाइड करना होगा, यानी कि जो हॉल है इसका एरिया कितना होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 45 मीटर इंटू 36 मीटर, और एक कारपेट का एरिया कितना है, तो इसका है 6 मीटर इंटू 5 मीटर। ठीक है, तो ये मीटर से मीटर तो पहले हटेगा, उससे ये 6 बार में और ये 9 बार में, यानी कि ये कितना होगा 54। यानी कि हमें कितने कारपेट की आवश्यकता होगी, तो हमें 54 कारपेट ऐसे ऐसे लगेंगे 6 × 5 का, जो कि 45 × 36 के फर्श को पूरा पूरा कवर कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का छूट घोषित किया है। ठीक है, तो विजय एक मोबाइल खरीदता है और उसे कितना रुपए में ये मोबाइल कितना रुपए का डिस्काउंट मिलता है 960 का। तो फोन का जो कॉस्ट प्राइस था, अंकित मूल्य था, वो कितना होगा। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि 30% अगर डिस्काउंट मिला है तो उसको कितना रुपए का डिस्काउंट मिला है 960 का। 30% अगर डिस्काउंट मिला है तो कितना का डिस्काउंट मिला है 960 रुपए का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको तीन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10%, और इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 320। अब 10% 320 है, तो 100% पे हम चले जाते हैं, तो 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3200। कितना हो जाएगा 3200, और यही हमसे पूछा गया था कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा 3200 रुपए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 19,000 प्लस 19 सैकड़े, 19,000 प्लस 19 सैकड़े, 19 सैकड़े का मतलब क्या हुआ 1900, 1900 का मतलब क्या हुआ 1900, प्लस 19 इकाई यानी कि 19, ये टोटल कितना होगा, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, ये कितना होगा 20,919। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जैसे कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये है a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर बाई ए बी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर बाई ए बी। ठीक है, और इसको आप मतलब याद कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट हमें पूछे जाते हैं। तो a + b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a - b का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और बाई नीचे क्या है ab। तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस है ना तो सबको माइनस में कर देगा, और माइनस वाले को क्या कर देगा प्लस में कर देगा। तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab बाई ab। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab और प्लस 2ab, ये कितना हो गया, ये हो गया 4ab बाई ab। ठीक है, तो ab से ab कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा सिर्फ 4, ab से ab बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम a के जगह पे क्या है 893 और b के जगह पे क्या है 700
86। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो इसको ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए बी रहे, तो इस केस में हमेशा क्या होता है, 4 आंसर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है, यानी कि हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और ये हमसे आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है कि कौन सा भिन्न है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है। असेंडिंग का मतलब क्या हुआ, छोटा से बड़ा। तो देखिए तरीका तो ये होता है कि जो भी हर में है, यानी कि देखिए 3 ही यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक है 13/11/13, कितना है 11/13, और एक है 16/19, और एक कितना है, एक है 19/21। ठीक है, तो तरीका तो ये होता है कि हम पहले क्या करें, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, लेकिन जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो क्या होगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। डायरेक्ट कैसे कंपेयर करते हैं, इसको हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो यहाँ पे जब 19 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 190, और 19 यानी कि ये कितना हो जाएगा 209। ठीक, और 13 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 10 यानी 160, और 48 ये कितना आएगा 208। ठीक, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 208 और इधर आ रहा है 209। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में 16/19 जो है वो क्या है, छोटा है, और उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है 11/13। उससे बड़ा कौन सा है, 11/13। अब हम क्या करते हैं कि 11/13 और ये जो बच रहा है 19/21, इसमें हम कंपेयर कर लेते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 21 को जब हम 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, और 21 यानी कि ये कितना हो गया 231, और 13 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 को 119 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 190, और 57 यानी कि ये कितना आ रहा है 247। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में भी जो 19/21 है वो क्या होगा, वो बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा हो गया 19/21। ठीक है, उससे छोटा 11/13 और उससे छोटा 16/19, यानी कि ये जो सी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर एलसीएम निकल जाता तो इतना हमें मल्टीप्लाई नहीं करना होता, वहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमें एक एक इंडिविजुअल करके कंपेयर करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 0.5x बराबर 3.2y, तो ये इस तरह से है कि x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, कह रहा है कि 0.5x बराबर 0. ये कितना है, तो ये है 3.2y के बराबर है। तो x बाई वाई कितना हो जाएगा, तो इधर है 3.2 और ये आके इधर डिवाइड करेगा यानी कि 0.5। ठीक है, तो हम यहाँ पे x को मान लेते हैं कितना 3.2 और y को मान लेते हैं 0.5। तो ये कितना हो जाएगा, ये x प्लस वाई यानी कि 3.2 प्लस 0.5 बाई 3.2 माइनस 0.5। ठीक है, तो 3.2 और प्लस 0.5 कितना हुआ 3.7, और 3.2 यानी डायरेक्ट इसको 32 और 5 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 यानी 2.7। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है 37। और यहाँ पे जैसे डेसिमल के बाद एक नंबर है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो इसको हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, ये हो जाएगा 37/27। ठीक, तो ये किस में है, ये है ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे कह रहा है कि यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या। जैसे यहाँ पे दिया है 0.0010101 इंटू 10 टू द पावर k। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे k का वैल्यू कितना रखें कि ये जो वैल्यू हो वो 10,000 से ज़्यादा हो, 10,000 से बड़ी है
तो के का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा, यानी कि हम के का वैल्यू क्या रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें 10,000 से बड़ा इसको करना है, और ये अभी है क्या, ये 0.00, यानी कि बहुत ही छोटा अभी इसका वैल्यू है। हमें इसका वैल्यू 10,000 से ज्यादा करना है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो पॉइंट है ना, अगर यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं, एक मतलब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे 1000 होगा, फिर यहाँ पे कितना होगा, 10,000 होगा। यानी कि हमें जो पॉइंट है उसको यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, यहाँ पे लाना होगा, यानी कि कितना डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा पॉइंट को, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि हमें डेसिमल को, दशमलव को 7 अंक आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 7 अंक आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक पे 7 जीरो, एक पे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 और 7, इतना से हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। यानी एक डिजिट बढ़ाना होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट बढ़ाना है तो 100 से, वैसे ही 7 डिजिट बढ़ाना है तो हमें इतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो k का वैल्यू आएगा ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 7, इसको हम क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 7। यानी कि यहाँ पे जो k का वैल्यू हमें रखना पड़ेगा, ये कितना रखना पड़ेगा, 7। तब इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 10010.1, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10,010 इसका वैल्यू हो जाएगा। और 10,010 क्या है, 10,010.1, और ये क्या है, 10,000 से ज्यादा है, यानी कि k का वैल्यू हमें कितना रखना पड़ेगा, 7 रखना होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के वास्तविक मूलों की संख्या है। यानी कि जब हम इसका रूट फाइंड करेंगे तो कितना रूट बनेगा। वैसे अगर वहां पे मोड नहीं रहता तो 2 मूल बनता, लेकिन यहाँ पे कितना मूल बनेगा वही हमें पूछा गया है। जैसे इक्वेशन है क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि मोड एक्स का कहने का मतलब ये हुआ ना कि वहां पे जो वैल्यू होता है हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं आता है वहां पे वैल्यू। तो इसको हम मान लेते हैं, मोड एक्स को हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेते हैं y। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4, और यहाँ पे अगर x को हम y माने हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना लिख के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे y इंटू वाई माइनस 1 माइनस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 1, वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि y का वैल्यू कितना आएगा, एक y इक्वल्स टू 1, और एक क्या आएगा, y इक्वल्स टू 4। ठीक, और y को हमने क्या माना था, तो हमने माना था मोड x, तो मोड x इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 1। ठीक है, यानी कि मोड x, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे हम क्या क्या रखेंगे कि 1 है, तो एक तो हम रख सकते हैं क्या, 1 रखेंगे तब भी ये 1 ही वैल्यू आएगा, और दूसरा -1 अगर रखें तो भी ये क्या होगा, 1 ही आएगा। जैसे मोड में अगर माइनस का भी नंबर है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 नंबर हमें मिल रहा है। ठीक, और यहाँ से हम y इक्वल्स टू 4, यानी कि मोड x इक्वल्स टू कितना होगा, 4। अब यहाँ पे 4 कैसे कब कब आ सकता है, एक या तो 4 रहे तब 4 आएगा, ठीक है, या फिर -4 भी रहे तब भी वैल्यू कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा रूट कितना निकल रहा है, 1 2 3 और 4, यानी कि इसमें जो रूट की संख्या होगी, मूलों की संख्या होगी, वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो मोड में वैल्यू रहता है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे मोड x इक्वल्स टू 1,
यानी कि 1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, और -1 रखेंगे तब भी इसका वैल्यू 1 आएगा। यानी कि यहाँ से एक ना मिलके हमें 2 वैल्यू मिल रहा है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी हमें कितना वैल्यू मिल रहा है, 2 वैल्यू मिल रहा है। तो इस तरह से जो मूलों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 4। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक आपको फॉर्मूला का सीट दे दिया है। ठीक, हमें माध्य पूछा है और ये क्या है, योग है। ये क्या है, योग है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, तो ये होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो ये क्या है, ये है मतलब उनका योग। हमें क्या पूछा है, माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें n से इसको डिवाइड करना होगा। हमें इसको क्या करना होगा, n से डिवाइड कर देना होगा। तो चलिए इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं n² इंटू n+1 का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, और जब इसको हम n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से n ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, n इंटू n+1 का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये किस में है, ये हमें दिया हुआ है n इंटू n+1 का स्क्वायर बाई 4, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज याद यहाँ पे याद रखिएगा। दिया हुआ है क्या कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो n इंटू n+1/2। विषम संख्याओं का तो n²। सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो n इंटू n+1/2। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। और घनों का योग क्या होता है, तो n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इनमें अगर हमें माध्य पूछ दे तो हमें सब में क्या करना होगा, n से डिवाइड करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी, वो होगी 999। ठीक है, अब 999 जो है ये 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें अभाज्य संख्या चाहिए। तो उससे छोटा वाला चेक कर लेते हैं। उससे छोटा वाला कौन सा है, 997, 997। अब 997 को जब हम मतलब अभाज्य संख्या है ना, तो इसको हमें चेक करना होगा 3 से, ठीक, 5 से, 7, 11, 13, मतलब जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे हमें डिवाइड करके चेक करना होगा। तो जैसे यहाँ पे 3 से ये नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, मतलब इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो ये जो होगा वो 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या होगा। बाकी ये जो है ये भी दोनों अभाज्य संख्याएं ही है, ये दोनों भी क्या है, अभाज्य संख्याएं है। लेकिन हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था सबसे बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ी जो होगी वो कौन सी होगी, 997। ठीक है, तो आज का ये हमारा 25 क्वेश्चन था। तो अभी तक हमारा 5 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इनके पहले के 4 क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।